नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक बात करने वाले हैं भाषा एक के जो हिंदी अध्ययन है उसको हम देखने वाले हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से बनाए हैं। और इसमें जो है इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखने वाले हैं। और यहाँ वीडियो का भाग नंबर 16 है। चलते ही वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर होमवर्क क्या था। कर के सीखने पर आधारित क्रियाकलाप है। क्या बोला है कि कर के सीखने पर आधारित क्रियाकलाप है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? प्रयोजना कार्य। प्रयोजना कार्य ऐसे हैं जो कर के सीखा जाता है। ठीक है, प्रयोजना कार्य में एक टास्क दिया जाता है, कुछ वर्क दिया जाता है, किसको करना है, तो उसी को जो है कर के सीखा जाता है, जिसे कहा जाता है प्रयोजना कार्य कहा जाता है, जो कि सही है। बहुत लोगों ने इसका आंसर जो आप दिए है बिल्कुल सही है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तीसरा, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और चौथा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो इसमें बोला क्या गया है, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहला इसका सही आंसर सही रहेगा, क्योंकि हिंदी और मातृभाषा, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या है, खासकर से जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गांव देहात के बच्चे लोग रहते हैं, हमेशा वो लोग क्या रहते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा के माहौल में ही रहते हैं घर परिवार में। अब उस बच्चे को अगर प्राथमिक शाला में जा रहा है, मिडिल में जा रहा है, अब उसको टोटल अगर हिंदी में बात करने के लिए बोलोगे तो वो ठीक से बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम जो है स्कूल भर में सीखते हैं हिंदी, और बाकी जो घर में सीखना चाहिए वो तो छत्तीसगढ़ी का माहौल रहते हैं। तो इसमें जो क्या रहते हैं, जो भाषा सीखना चाहिए, जो हिंदी सीखना चाहिए, वो हम बोलने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कहाँ पर खाता है, कहाँ पर खाती है, ये ता और ती वाले जो है आंसर उसमें फर्क हो जाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वस्थ रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। दूसरा है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और चौथा है बच्चों की भाषा जो कि संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की ही भाषा सीखने में सहायक होती है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा शिक्षा है इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यह चौथा आंसर असत्य है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों की जो भाषा संकल्पना है और विद्यालय में जो प्रचलित भाषा परिवेश है में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होते हैं। ये जो है बात गलत आ जाएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है कि अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया गया है। किसने किया है विकास के एक नियम को? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ यहाँ पर दिया है ऑप्शन एच स्वीट ने, दूसरा है कि थार्नडाइक ने, तीसरा है महाकवि माघ ने, और चौथा है कवि वृंद ने। इसका जो सही आंसर आ जाएगा थार्नडाइक ने किया है। थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया है नियम की अभ्यास के नियम को इन्होंने ही प्रतिपादित किया है। चौथा प्रश्न है निम्न में से क्या भाषण शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत सीखने की एक विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कि भाषा के ज्ञान में विकास करना है। दूसरा है भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करना है। तीसरा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है, तो नहीं में क्या आ जाएगा? भाषा शिक्षण के अंतर्गत अक्रिय रहता है, ये गलत बात है, ये विशेषता नहीं है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पशु हिनहिनाता है? देखो यहाँ पर क्या प्रश्न बोला गया है, बहुत ही इजी प्रश्न है कि कौन सा पशु हिनहिनाता है। तो ऊँट, गाय, घोड़ा और चीता। तो इसका आंसर क्या जाएगा? घोड़ा, क्योंकि घोड़ा जो है हिनहिनाता है। देखो हिनहिनाना जो है अपनी अपनी एक भाषा है, हिंदी की एक अलग भाषा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्या है, हमारी एक भाषा है।
घोड़ा क्या करता है, हिनहिना रहा है तो वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि शेर दहाड़ता है तो वो भी अपने हिसाब से बात करता है अपनी भाषा में। तो ये जो है पशुओं की अलग अलग भाषा प्रवृत्ति है। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशुओं की भाषा का भाग नहीं है। तो पशुओं की जो भाषा है उसमें से एक भाग नहीं है, निम्न में से कौन से हैं। जैसे कि पहला क्या है, संकेत है, दूसरा ध्वनि है, तीसरा लिपि है और चौथा हाव भाव है। तो इसका जो आंसर जाएगा लिपि। पशुओं में की जो भाषा है उसमें लिपि का कोई काम नहीं है, ना उसका कोई प्रमाण नहीं है, ना कभी हो सकता है। हाँ, पशुओं जो है अपनी भाषा में कौन कौन से भाग को सीख सकता है, जैसे कि संकेत करके बोला जाए तो सीख सकता है, ध्वनि लगाकर अगर आवाज़ दे तो फिर वो भी सीख सकते हैं, उसकी जो हाव भाव है हरकत से उससे सीखा जा सकता है। सातवां प्रश्न है कि पशुओं की भाषा में लचीलेपन व खालिस्तान का अभाव होता है। तो उसमें जो है लचीलेपन का अभाव रहता है और साथ में क्या रहता है, ऑप्शन है संप्रेषण है, संरचनात्मक है, ध्वनि है, अभिव्यक्ति है। तो इसका जो आंसर जाएगा संरचनात्मक है ना। तो लचीलेपन और संरचनात्मक का अभाव होता है पशुओं में। आठवां प्रश्न है बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, बच्चों में जो लिखने की जो कौशल है उसका विकास करना है तो कैसे किया जा सकते हैं। ऑप्शन है कहानी बोलकर, दूसरा है कि श्याम पट पर लिखाकर, तीसरा है निबंध लिखवाकर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तरीके से कर सकते हैं। कहानी बोलकर मतलब क्या होगा, लिखना है तो फिर बोल बोल के लिखना है कहानी को, या फिर टीचर अगर बोलता है तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, श्याम पट पर यानी कि जो सिलहट रहते हैं ना उसमें लिखकर, निबंध लिखवा कर। तो इन जो तरीका है इनसे उसकी जो लेखन के कौशल है उसको अच्छे से विकसित किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है। प्रश्न बोल रहा है कि जैसे कविता है तो उसके जो यथार्थ मूल्यांकन करना है तो कैसे किया जाता है। ऑप्शन है सरल प्रणाली द्वारा, दूसरा है गुप्त प्रणाली द्वारा, तीसरा है कि समीक्षा प्रणाली द्वारा और जो छोटे प्रणाली द्वारा। तो इसका जो आंसर जाएगा समीक्षा प्रणाली द्वारा है ना। इसका जो आंसर जाएगा कविता का जो यथार्थ मूल्यांकन करना है तो वहाँ एक समीक्षा प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है भाषा शिक्षण के माध्यम से बच्चे दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाषा शिक्षण के माध्यम से बच्चे जो है दूसरों की बात भी समझ जाता है और अपनी बात को दूसरों को समझा भी देता है अच्छे से। तो कैसे होता है यहाँ, असमर्थ होता है, समर्थ होता है, अनमने होता है या फिर उदंड होते हैं। इसका आंसर जाएगा वहाँ समर्थ होता है, ठीक है। भाषा ऐसे है जिसको अगर अच्छे से सीख जाए तो हम जो है दूसरों की जो बात है उसको समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये जो है एक सामर्थ्य आ जाता है, ठीक है, व्यक्ति में सामर्थ्य आ जाता है भाषा शिक्षण के माध्यम से। 11वां प्रश्न है अनायास कोई वस्तु मिल जाना किस कहावत का अर्थ है। तो अनायास मतलब अचानक है ना। तो किस कहावत का भावार्थ है ये। ऑप्शन दिए गए हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना है, दूसरा है अंधे की लाठी होना है, तीसरा अंत भला तो सब भला और चौथा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ अंधे के हाथ में बटेर लगना। मतलब अनायास कोई वस्तु मिल जाता है, अगर किसी को कोई सोना मिल गया, अचानक से बहुत सारा धन मिल गया तो उसे क्या कहा जाएगा, अंधेर के हाथ में बटेर लगना। 12वां प्रश्न है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त वाक्य है कौन से हैं, जैसे कि चोर चोर मौसेरे भाई, दूसरा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तीसरा है कि कर बेर का संग और चौथा है कि जैसे नाथ वैसे सांपनाथ है ना, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक ही, यहाँ पर क्या बोला गया, मैं तुम सबको जानता हूँ, यानी कि वो सबको जानता है कि तुम लोग जो जो काम करते हो वो सब एक जैसे हो। इसी को जो है उपयुक्त वाक्य है एक थैली के चट्टे बट्टे कहा गया है। 13वां प्रश्न है कि दाल भात में मुसलचंद का सही अर्थ है। तो दाल भात में मुसलचंद ये क्या है, इसका अर्थ क्या रहेगा। ऑप्शन है बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना और भोजन के पीछे मरना। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ बेकार दखल देना है ना। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जबरदस्ती का कोई आके दखल देता है तो उसके लिए मुहावरा बैठता है। 14वां प्रश्न है मैंने रोटी खाया, शुद्ध वाक्य क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने रोटी खाया, इस वाक्य को अगर शुद्ध करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि पहला क्या दिया गया कि मैंने रोटी खाई है, दूसरा है कि मैंने रोटी को खाया है, तीसरा है कि मैं रोटी खाया, चौथा है कि मैं रोटी खाई।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा मैंने रोटी खाई, ये जो पहला आंसर है वह सही आ गया। ठीक है, मैंने रोटी खाई ये जो है सही आ जाएगा। 15 प्रश्न है कि धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? देखो क्या रहता है, जैसे कि धर्मशाला क्या है, यात्रियों के ठहरने का स्थान है। तो इस वाक्य में जो धर्मशाला है वहाँ क्या है? उपवाक्य है, पदबंध है, समासिक पद है या फिर पद है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ समासिक पद है। समासिक पद है ना, तो जैसे कि द्विगु समाज, कर्मधारय समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज ऐसा रहता है। तो उसी जो समास का एक पद है धर्मशाला। अब धर्मशाला का अगर विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा? धर्मार्थ के लिए शाला, धर्मार्थ के लिए शाला यानी कि धर्मशाला। और यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसको अच्छे से याद रखना, कर्मधारय समास का। 16 प्रश्न है परीक्षा में चोरी मत करो। क्या बोल रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है? यहाँ पर क्या है, मत आ गया है, मतलब मना करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह निषेधवाचक वाक्य आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मना कर रहा है परीक्षा में चोरी मत करो। तो मत करो मतलब निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत यहाँ आएगा। 17 प्रश्न है कि हंसना कैसी क्रिया है? क्या बोल रहा है कि हंसना कैसी क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है और प्रेरणार्थ क्रिया है। तो हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कैसे है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। क्या बोल रहे हैं कि जिस क्रिया का फल जो फल है वहाँ कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब हंसने वाला खुद व्यक्ति होता है तो उसका जो फल है खुद उसी पर पड़ रहा है, इसलिए वहाँ अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। 18 प्रश्न है कि थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण लगा हुआ है? ऑप्शन है यौगिक, साधारण, परिणामवाचक और स्थानीय। तो यहाँ पर देखना सब ठीक हो जाएगा यानी कि परिणाम होगा, परिणाम की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा परिणामवाचक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। और 19वां प्रश्न है चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या बोल रहा है कि चोर जो शब्द है वहाँ किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ जातिवाचक है, क्योंकि देखो चोर जो है कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, ये एक जो है जातिवाचक है, जैसे कुछ चोरी करने वाले लोगों का एक समूह है। तो इसमें क्या गया, चोर जो है जातिवाचक का सूचक है, एक जाति को इंगित कर रहा है, चोर जाति को। 20वां प्रश्न है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको जो है थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में कुल जो है कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन दिए गए कि 8 है, 17 है, 5 है, फिर 11 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सर्वनाम में 11 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम है। कौन कौन से ये भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना है। मैं, तू, आप, यहाँ, वहाँ, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये जो 11 शब्द है वहाँ हिंदी का सर्वनाम है। 21वां प्रश्न क्या है? सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात है। तो सावधान करना है किसी को दूर से, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम सावधानी कहते हैं, चेतावनी कहते हैं, खबरदार कहते हैं या फिर होशियार कहते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चेतावनी है। ठीक है, सावधान करना है तो इसके लिए चेतावनी दिया जाता है। 22वां प्रश्न है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। क्या बोल रहा है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? स्वानुभूति, रहस्य, अनिर्वचनीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अनिर्वचनीय कहा जाता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। 22वां प्रश्न है कि निम्न शब्दों में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर दिया है चक्रधर दिया है, दशानंद है, महापुरुष है, नीलकंठ है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ महापुरुष। महापुरुष जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। महापुरुष जो है किसका उदाहरण है? महान है जो पुरुष यानी कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है महापुरुष। 23वां प्रश्न है रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है। क्या बोल रहा है कि रोगग्रस्त में जो प्रयुक्त समास हुआ है उसमें कौन सा समास है? ये कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है या फिर अधिग्रहण तत्पुरुष समास। देखो जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत 6 प्रकार के आते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के और अलग आते हैं, जैसे कि कर्ता को सामने से हटा दो
और संबोधन को हटा दो, बाकी का जो बीच के 6 बचा वही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, करण है। ठीक है, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से आ गया, क्योंकि कर्ता को सामने का हटा दो, कर्म को करण से मतलब रोग से ग्रस्त, यानी कि करण तत्पुरुष समास है। 24वां क्या है, बदरायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या बोल रहा है कि बदरायन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ए, एन, अयन और जो है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रत्यय, तो आयन आ जाएगा, बदरायन के पीछे में आ जाएगा उपसर्ग, जिसके प्रत्यय है आयन आ जाएगा। 25वां प्रश्न है कि अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या बोल रहा है कि अमृत का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पर अमर, अनमोल, दूध और जल है। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ अनमोल आ जाएगा। ठीक है, अनमोल जो है अमृत का अनेकार्थी शब्दों में से नहीं है। जैसे कि अमर है, उसको भी कहा जाता है अमृत कहा जाता है, दूध को भी अमृत कहा जाता है, जल को भी अमृत कहा जाता है, लेकिन अनमोल को अमृत नहीं कहा जाता। उसके बाद है 26वां प्रश्न है कि कनिष्ठ शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है, यानी कि विलोम शब्द कौन है। कनिष्ठ क्या है, कनिष्ठ हो जाता है छोटा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कनिष्ठ सहायक है, ये जॉब के लिए कनिष्ठ सहायक है। और एक है वरिष्ठ, तो वरिष्ठ जो है बुजुर्ग रहते हैं, यानी कि कुछ कह सकते हैं यहाँ बड़ा है, और कनिष्ठ छोटा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा विपरीत में वरिष्ठ आ जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, कालिंदी, यमुना, अर्कज, पद्मा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पद्मा। पद्मा को कहा गया है, मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है यमुना का, बाकी कालिंदी है, यमुना है, अर्कज है, ये है। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो स्त्री शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है, उसमें से एक शब्द ऐसा है जो नहीं है, जैसे कि वामा, कामिनी, महिला, इंदिरा। इंदिरा जो शब्द है वहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी वामा, कामिनी और महिला जो है पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों 29वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने में कौशल में विकसित करने हेतु शिक्षा शुरू होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसके शिक्षण में, अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से आ जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हिंदी भाषा शिक्षण में, जैसे कि हिंदी भाषा हम पहली बार जब पढ़ा रहे हैं उसके लिए, तो पढ़ने तथा लिखने में कौशल में विकास करना है, तो उसके लिए जो है अक्षरों से स्टार्ट होना चाहिए, शब्दों से स्टार्ट होना चाहिए और वाक्यों से स्टार्ट होना चाहिए। 30वां प्रश्न है कि भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। क्या बोल रहे हैं कि भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सी है। ऑप्शन है अनुकरण करना है, दूसरा है सुनना है, तीसरा है बोलना है और चौथा पढ़ना है। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अनुकरण करना होता है। ठीक है, जैसे सामने वाला बोल रहा है वैसे ही बोलते जाओ, उससे क्या हो गया, वहाँ अनुकरण है जिससे हम सीख सकते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जो है CGET के बाद जो है कंटिन्यू मैं जो है CG जो असिस्टेंट सहायक टीचर है, मतलब सहायक टीचर है, उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। जो प्राथमिक स्तर पर है संभवतः लगभग 5000 पोस्ट खुलेंगे, है ना। मतलब एक नोटिफिकेशन भी आया था, कुछ वायरल हुआ था पेपर में, जिसमें कहा गया है 10,000 पोस्ट में से संभवतः प्राथमिक का जो है 5,000 पोस्ट खुलेंगे, और जो है 6वीं से जो 8वीं के लिए है वहाँ 2,000 पोस्ट खुलेंगे। उसके बाद जो है उसमें भी अलग अलग है, साइंस बैकग्राउंड का है और जो आर्ट बैकग्राउंड का है। ठीक है, तो इस तरीक़े से कुल मिलाकर 10,000 पोस्ट खुलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इससे पहले भूपेश सरकार ने कितना लिया था, लगभग 13,000 पोस्ट लिए थे। तो कब हुआ, इसका लगभग 3 साल हो गया, 3 साल में पूरी तरह कंप्लीट हुआ है फॉर्म, मतलब इसका भी पोस्ट है भरना है। अब ये 10,000 पोस्ट खुले तो बहुत अच्छा है, और संभवतः 2023 में इसका चुनाव है, तो वहाँ तक ले जाकर हो सकता है लटका मत दे, लेकिन चलेगा अच्छा सा। बस इतना है कि आप लोग जो है टेट निकलना, टेट निकलेगा तभी जाके आप लोग फॉर्म डालना, और जो टेट का अच्छा तैयारी करेगा वही जो सिलेबस असिस्टेंट टीचर के रूप में भी आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। क्या बोल रहा है कि जो लौट कर आया हुआ, तो उसके लिए क्या शब्द है। ऑप्शन है अतिथि कहा जाता है, आगत कहा जाता है, प्रयागत कहा जाता है, अनागत कहा जाता है। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर देना, ठीक है, ऑप्शन में जाकर कमेंट जरूर कर देना।
और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।